जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत विश्व में जीडीपी में चौथे स्थान पर था, तो यह अचानक से छठे स्थान पर क्यों पहुंच गया। इसका वास्तविक कारण क्या है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज यह टॉपिक क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले जो वीडियो कराए थे उसमें बोले थे कि ईरान इजराइल वार से भारत के अर्थव्यवस्था पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि जो भारत का अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो इसका जीडीपी अचानक से इतना कम कैसे हो गया है, इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने से पहले हम यह समझते हैं कि आखिर जीडीपी क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को काउंट कैसे करते हैं। जैसे अपना प्यारा भारत है, इसके राजनीतिक क्षेत्र, भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र, दूसरा एक ईयर, तीसरा वस्तु एवं सेवा, और चौथा किसी वस्तु का उत्पाद का अंतिम मूल्य। ये चार जो बिंदु है इसको हम आपको समझाते हैं। पहला है राजनीतिक क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये अपना भारत है, और इधर समंदर है, यानी हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में कुछ लोग फिशिंग करते हैं, तो यह जो फिशिंग का जो पैसा होता है वह भारत के जीडीपी में जुड़ता है। साथ ही कुछ कंट्री है जो भारत से बाहर है, वहाँ पे भारत का दूतावास है, और वहाँ से जो पैसा दूतावास में जमा लोग कराते हैं तो वो भी भारत के जीडीपी में जुड़ता है, यानी राजनीतिक क्षेत्र है। साथ ही भारत के कोई वायुयान हैं और भारत से उड़ान भरता है और दूसरे देश में जाता है, मान लीजिए यूएसए में चला गया, तो जो पैसा है वो भारत के जीडीपी में जुड़ता है। जीडीपी में एक ईयर मतलब एक साल में जितने भी भारत उत्पाद करता है, यानी किसी वस्तु का उत्पादन करता है, उसको बेचता है, और उससे जो पैसे जनरेट होते हैं वह जीडीपी कहलाता है। वस्तु एवं सेवा। वस्तु एवं सेवा जैसे हो गए कोई भी वस्तु का उत्पाद, जैसे गर्मी का मौसम है तो पंखा बनाना, या फिर एसी बनाना, कूलर बनाना, साथ ही बिजली
का उत्पादन करना। सेवा क्या होता है, जैसे आप लोग सैलून में देखते होंगे कि केस कटाता है, साथ ही जो चमगादड़ लोग जाती है उसको परी बनाया जाता है। उसके बाद है उत्पाद का अंतिम मूल्य, जैसे शिक्षक भी हो गए, शिक्षक भी सेवा क्षेत्र में आते हैं, यानी सेवा देते हैं। उत्पाद का अंतिम मूल्य क्या हो गया, जैसे हम कोई मतलब मान लीजिए कि कॉपी खरीदते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ थोड़ा कहते हैं कि आपने उस कॉपी को बनाने के लिए बांस लाए हैं तो बांस का कितना पैसा हुआ, सीधे हम कॉपी का दाम देते हैं, यानी उसका अंतिम मूल्य देते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल में जो प्रोसेसर है, साथ ही जो सॉफ्टवेयर है, ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर का या प्रोसेसर का अलग से पैसा देते हैं या बैटरी का अलग से पैसा देते हैं। हम लोग सिर्फ मोबाइल खरीदते हैं और मोबाइल का पैसा देते हैं, यानी अंतिम मूल्य का, अंतिम उत्पाद मूल्य का हम लोग पैसा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है जो भारत में उसका मूल्य 100 रुपया है, यानी कोई चीज़ हम बना रहे हैं उसका मूल्य 100 रुपया है, तो भारत का जीडीपी 100 रुपया हो गया। उसके बाद कोई भी दूसरा विदेशी कंपनी है वो भारत में रह करके 50 रुपये का उत्पादन करती है, यानी जीडीपी में यह जुटेगा, क्योंकि भारत सीमा के अंदर में है, लेकिन उसके जो प्रॉफिट होते हैं वह उस देश के एनडीपी में जुड़ते हैं। तो जीडीपी आप लोग समझ गए होंगे कि जो देश के अंदर रह करके एक साल में जो हम लोग खर्च करते हैं या फिर इनकम करते हैं, उस सभी का कलेक्शन ही जीडीपी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक रोड बनवा दिए, ठीक है, या रोड ख़राब हो गया, टूट गया, उसके बाद इसका मरम्मत कराते हैं, तो इससे सरकार को टैक्स देते हैं, तो उस टैक्स से सरकार का फ़ायदा होता है, वो भी जीडीपी में काउंट होता है। फिर से सरकार इस पर रोड बनाती है ऊपर से, फिर भी ये ख़राब हो जाता है, जैसे कोई पुल बनाती है, उसके बाद उस सब मजदूर को पैसा देती है, वो पुल ढह जाता है, फिर से पुल बनाती है, तो ये सब जीडीपी में काउंट होता है। तो अब हम आपको बतलाते हैं कि आखिर हम बतलाए थे कि ईरान इजराइल वार से भारत की इकोनॉमी पर कोई ख़ास असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि जीडीपी अचानक से इतना घट क्यों, भारत का रैंक जीडीपी में अचानक से इतना बढ़ क्यों गया। इसका मुख्य कारण हम आपको बतलाते हैं। जैसे भारत में देखते होंगे कि राजनीति ज़्यादा होता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, लेकिन जो उत्पादन है, यानी जैसे कोई भी वस्तु है उसका हम लोग प्रोडक्शन बहुत ही कम करते हैं। जैसे गूगल भी है, हम लोग सर्च करते हैं वो अमेरिका का है, यूट्यूब भी है वो अमेरिका का है, साथ ही जो मैप है वो भी अमेरिका का है। इसलिए भारत में ज़्यादा आप लोग देखते होंगे कि डेवलप क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत में उत्पादन कम होता है। भारत जो है अधिक आयात पर डिपेंड रहता है। जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे अभी हाल ही में पेट्रोलियम वाला चल रहा था, पेट्रोलियम और गैस को लेकर के ईरान इजराइल वार में आप लोग पढ़े होंगे। तो भारत जो है वो यहाँ का अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था है, यानी भारत जो है बाहर से कोई चीज़ को आयात और निर्यात कर सकता है। तो भारत पेट्रोल का आयात करता है तो उसका जो पेमेंट करता है वो करता है डॉलर में, और जीडीपी गिरने का कारण यही है कि जो नेशनल रेट चेक होता है, नेशनल रेट चेक होता है वो चेक होता है डॉलर में। जो डॉलर का जो प्राइस है वह समथिंग 93-94 रुपये हो गया है, यानी $1 अमेरिका का इंडिया में 94 रुपये चलेगा। तो आप लोग इसे सोच सकते हैं कि कितना भारत और यूएसए में डॉलर के मामले में कितना फ़र्क हो जाता है। इसी कारण जो जीडीपी है उसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिला। और साथ ही दूसरा है कि जो हम लोग पहले डाटा जांचते थे जीडीपी का 2012-11-12
अब हम लोग चेक करते हैं 22-23। इससे भी, इसको लेकर भी 3% तक का गिरावट देखने को मिला है जीडीपी में, जिसके कारण जो भारत का जीडीपी है वह गिरा है। तो चलिए अब हम आपको बतलाते हैं कि इसका वास्तविक कारण क्या है। दोस्तों, पूरा इंडिया जहां पर ईरान और इजराइल की वॉर की न्यूज देखने में बिजी था, इसी बीच जो हमारा इंडिया है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से नीचे आकर अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि हम जहां पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अपने आप को कहते हैं, वहां पर हम नीचे जा रहे हैं, ना कि आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये एक डाउनफॉल की शुरुआत है? क्या जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है, क्या इंडिया सच में एक डेड इकोनॉमी है? ये हुआ क्यों है? सबसे पहली चीज आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूं कि हमारे लिए बहुत सैड न्यूज है एज एन इंडियन कि इंडिया पहले तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। हमें बड़ी खुशी हो रही थी यार, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बट वापसी यूके, जापान हमसे आज भी आगे है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से हम सीधा 6th नंबर पर आ चुके हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमारा रुपया जो टूट रहा है। हमारा रुपया अभी देखिए इसी साल के अंदर, अभी इनफैक्ट 1 महीने के अंदर ही अंदर 95 के लेवल को टच कर दिया यूएसडी ने। मतलब डॉलर का रेट इंडियन रुपीज में 95 हो गया, और अगर आप अभी भी देखोगे तो 93 के आसपास है, विच इज नॉट गुड, विच इज वेरी सैड, क्योंकि पिछले साल ये 85 के आसपास था। 85 से 95, भाई साहब, ना आपकी सैलरी बढ़ रही है, ना हमारी कोई तरक्की हो रही है, ना देश आगे बढ़ रहा है, सिर्फ हमारा रुपया टूटता जा रहा है। आप लोग जितना कमा रहे थे, आपको लग रहा है यार मेरी सैलरी चलो इस साल थोड़ी बहुत बढ़ गई, बट उतना तो महंगाई बढ़ गई, उतना तो इन्फ्लेशन ही बढ़ गया। तो ऐसे इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा? वेल, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे आपको बताने बहुत जरूरी हैं, और उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट को। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का सिंपली मतलब होता है कि इंडिया का जो टोटल रेवेन्यू है, इंडिया जितना कमा रही है रेवेन्यू, अब रेवेन्यू कैसे आएगा? टैक्स से आएगा, डायरेक्ट टैक्स से आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स से आएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब आप देखो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं होता। उसका रीजन क्या है? भाई आपको प्यास लगी, आपने पानी की बोतल खरीदी, मान लो 20 रुपए की खरीदी, उस 20 रुपए पे 18% का जीएसटी था। आप एक आम आदमी हो, आपने 20 रुपए की खरीदी। मुकेश अंबानी ने भी 20 रुपए की एक पानी की बोतल खरीदी, उसने भी 18% का ही टैक्स दिया। तो ये बराबरी का टैक्स कैसे होगा? इनकम टैक्स चलो लगे, इनकम टैक्स इंडिया में कितने लोग भरते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस पे इनकम टैक्स? कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग इंडियंस इनकम टैक्स देते हैं? आपको कमेंट सेक्शन में देख के हैरानी हो जाएगी कि इतने कम लोग, इतनी कम परसेंटेज इंडिया के अंदर टैक्सेस देते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब देते हैं, आप भी दे रहे हो। आपके घर में कोई भी सामान आ रहा है, आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, और एग्जैक्टली उतना ही टैक्स अडानी, अंबानी, आप कोई भी बड़े बिलियनर की बात करो इंडिया के अंदर, सब बराबर दे रहे हैं, विच इज नॉट फेयर। एक आम आदमी को जिसकी सैलरी कम है उसको टैक्स कम लगना चाहिए, बट इनडायरेक्ट टैक्स सब बराबर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इंडिया का जो रेवेन्यू है वो तो चलो टैक्सेस से आ रहा है, बट आपको अब ये जानना पड़ेगा, ये आपका हक है कि यार खर्चा कहां हो रहा है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही देश की? भाई साहब, डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्शन बहुत बड़ी चीज है। अब इलेक्शन देख लो, असम में, केरल में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, हर जगह तो इलेक्शन है। अब इलेक्शन को जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटनी पड़ती है। इंडिया के अंदर ये रेवड़ी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। मुझे पहले बीजेपी अच्छी लगती थी जब वो मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ थी, जब मोदी जी खुद आवाज उठाते थे कि मुफ्त की रेवड़ी बांटना ठीक नहीं है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बट अब तो मोदी की खुद की गारंटी शुरू हो गई है, हर महिला को पैसा मिलेगा। अब दिल्ली भाजपा ने भी यहां की बहनों को हर महीने 2500 रुपये जमा करने की
गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। भाई सब लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। इंडिया का हाल वेनेजुला जैसा होगा। मैं आज आपको इसे बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। ठीक है, अब आप देखो, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। मैंने ये चीज चेक करी कि इंडिया कितना पैसा खर्च करता है ये फ्री की रेवड़ी पे, मतलब जो स्पेंड करता है फ्रीबीज पर, ये कितना करता है। कितना नंबर होगा आप सोचो, एक गेस मारो। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़। आप कहोगे 10,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा नंबर होता है। नहीं, और बढ़ाओ, 1 लाख करोड़। कहोगे इतना पैसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। 1 लाख करोड़, और ये मैं बात कर रहा हूं हर साल की। 1 लाख करोड़ भी नहीं दोस्तों। आप कहोगे फिर कितना, 2, 3, 4? दोस्तों 8.96 लाख करोड़, 9 लाख करोड़। इसमें जीरो कितने होते हैं ये भी आप कमेंट्स में बताइएगा। 9 लाख करोड़ रुपया इंडिया फ्रीबीज में, वेलफेयर बेनिफिट्स में बांटता है अक्रॉस सेंटर्स एंड स्टेट्स। आप कहोगे यार इतना पैसा बांट रहा है तो इंडिया एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करता होगा, है ना। इंडिया एजुकेशन में कितना स्पेंडिंग करता है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। एजुकेशन के ऊपर हमारा महान भारत 1.3 लाख करोड़ खर्च करता है। अब ये हुआ तकरीबन 1,40,000 करोड़। बट अभी आपने देखा फ्रीबीज में कितना है, मुफ्त में कितना बांट रहा है, 9 लाख करोड़ के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट 7-8 गुना ज्यादा पैसा हम एजुकेशन से ज्यादा, लोगों को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा, आगे बढ़ाने से, स्किल करने से ज्यादा पैसा हम लोगों को फ्री बीज में बांट रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, सिर्फ कुर्सी बची रहे। ये कुर्सी बचाने के चक्कर में देश बेच रहे हैं। आपको मैं समझाता हूं। अब आप ये डेटा बड़े ध्यान से देखिएगा। पंजाब जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसका लगभग 16% वो सब्सिडीज में बांट रहा है, और जो डेट टू जीडीपी है वो 45% हो चुका है। मतलब आप देखो, पंजाब कर्जे में डूब गया है फ्रीबीज बांटने के चक्कर में। सबसे पहले तमिलनाडु से ही शुरू हुई थी ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स। लैपटॉप बांटे गए, ग्राइंडर्स बांटे गए, टीवी बांटे गए। भाई एक बात बताओ, टीवी से क्या तरक्की हो रही है किसी की? क्या तरक्की हो रही है? आप चलो लैपटॉप का बोल सकते हो पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी है, बट भाई आप किसी को एक वक्त की रोटी दोगे, अब मेरी बात को समझना, अगर आप किसी को एक वक्त की रोटी दोगे तो वो जिंदगी भर रोटी मांगता रहेगा, और आप किसी को एक वक्त की रोटी कमाना सिखा दोगे तो वो 2 वक्त की रोटी खुद के लिए कमाना शुरू कर देगा। तो हमें कमाना सिखाना है, इंडिया को लाचार थोड़ी बनाना है। हम इंडिया को अपाहिज बना रहे हैं। अगर मैं आपको ये फ्रीबीज का कंपैरिजन दूं, अब यहां पर देखिए स्क्रीन पर, मैं आपको वेनेजुला का एग्जांपल दे रहा हूं। वही वेनेजुला जिसके ऊपर अभी यूएस ने कब्जा कर लिया है, उनके प्रेसिडेंट को सीधा जाके उठा लिया। अब यहां पर देखिए वेनेजुला ने क्या किया था, उन्होंने सबसे बड़ा एक्सटेंसिव फ्रीबीज प्रोग्राम चलाया था। कंपनी जो भी ऑयल रेवेन्यू से कमा रही थी, लोगों को, मतलब अगेन सत्ता में बने रहने के लिए फ्री फूड दिया गया। इंडिया में भी फ्री का राशन दिया जाता है। हाउसिंग दी गई, इंडिया में भी हाउसिंग स्कीम्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी गई, ट्रांसपोर्ट फ्री दिया गया, और ऐसा बोला गया कि भैया इससे बहुत सही होगा, हमारा देश आगे तरक्की करेगा। बट उसका रिजल्ट क्या हुआ? एक्सेसिव मनी प्रिंट करना पड़ा, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, 92 से 94% पॉपुलेशन पॉवर्टी में चली गई और इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। इंडिया सेम राह पर जा रहा है, वेनेजुला की राह पर जा रहा है। आज हम बोलते तो हैं बड़े फक्र से कि इंडिया लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। देखो आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ग्रोथ है वो 6.5% से है, इसलिए इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जरूर है, पर दोस्तों ये कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। आज ये फ्रीबीज का पैसे से होता क्या, मेरी बात को समझिएगा। फ्रीबीज से होता क्या है? आज अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं या चलिए आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप एक चीज देखेंगे, जिस भी स्टेट के अंदर इलेक्शंस होंगे उस स्टेट की लेबर जो है, लेबर वो भाग जाएगी। वो कहती है जी हमें छुट्टी चाहिए, हम घर जा रहे हैं, ठीक है, ये हॉलीडेज पर जा रहे हैं। क्यों हॉलीडेज पर जा रहे हैं? क्योंकि जैसे ये इलेक्शन के लिए अपनी स्टेट में, अपनी विलेज में वापस जाते हैं, इन्हें मिलता है पैसा, इन्हें पैसा मिलता है, ये लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। लोगों की जो मैन्युफैक्चरिंग है,
अब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहता है, बट फ्री की रेवड़ी के लिए लेबर भाग जाती है तुरंत। अब क्या होता है, कई लोग जब तक ये फ्रीबीज मिल रही है और महिलाओं को पैसा मिल रहा है, लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। अगर आप आज की डेट में देखोगे, लेबर की शॉर्टेज है और लेबर के नखरे बढ़ गए हैं। क्यों नखरे बढ़ गए हैं? क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है। अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो राशन खाने को तो फ्री मिलता ही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी कई स्टेट्स के अंदर फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, और उसके साथ साथ अब तो महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ रहा है। इससे क्या होता है, आपकी जो पॉपुलेशन है ना तो वो स्किल्ड रहती है, ना वो काम करती है, वो लेजी हो जाती है। और जो लेजी नेशन है वो प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है दोस्तों? वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। इसलिए इंडिया का भाई डाउनफॉल हो रहा है। दिस इज फर्स्ट रीजन। सेकंड क्या होता है, फ्रीबीज से टेम्पररी बूस्ट आता है इकोनॉमी में। ऐसा नहीं है बूस्ट नहीं आएगा। बूस्ट कैसे आएगा? पैसा आया हाथ में, जाके मोबाइल ले आए, जाके लैपटॉप ले आए, जाके मूवी देख ली, खर्चे कर दिए। बट इससे किसका भला हुआ? क्या हमारा देश आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा। हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की वजह से। देखो रुपया क्यों गिर रहा है, इसका मैं रीजन बताता हूं। लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं, आप सोचो, न्यूज चैनल दिखा रहे हैं यहां तक की सच्चाई कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 6th लार्जेस्ट हो गया बिकॉज हमारा रुपया टूट गया। बट रुपया टूटा क्यों? ये कोई क्यों नहीं बता रहा कि रुपया टूटा क्यों। अब मैं आपको बताता हूं रुपया टूटा क्यों है। जब हम FIIs की बात करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं कि हमारे देश में पैसा आए। अब हमारे देश में पैसा आएगा कैसे? अगर हमारा देश उन्हें दिखेगा कि भाई ये देश तरक्की नहीं कर रहा है, हम किसी और ग्रोइंग इकोनॉमी में पैसा लगा लेते ना, जैसे वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ये देश ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, रोड्स क्लीन है, पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, ये पढ़ी लिखी जनता आएगी कहां से? आपका एजुकेशन का बजट जो है वो 7 गुना कम है जो फ्रीबीज का बजट है आपका देश तरक्की कैसे करेगा? अब जो FIIs है वो इंडिया से पैसा निकाल के दूसरी ग्रोइंग इकोनॉमीज में पैसा लगा रहे हैं। भाई साहब एक बार आप इंडिया से बाहर निकलो तो सही। हम बोलते हैं भैया हमारा 1 रुपया, उस देश में 200 रुपया। आप जाओ तो सही उस देश में, आप जाओ इंडोनेशिया में, आप जाओ वियतनाम में, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, एक बार जाइए तो सही। सड़क पे कूड़ा नहीं दिखेगा, लोग आपको सिविक सेंस में दिखेंगे, कहीं गुटखे की पीक नहीं दिखेगी आपको, मिट्टी नहीं दिखेगी, गाड़ियां गंदी नहीं दिखेंगी, हवा साफ दिखेगी। इंडिया के अंदर हम चलो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट किस कॉस्ट पे? हमारी नदियां साफ हैं क्या? हम सांस बढ़िया लेते हैं क्या? नहीं। दूसरी कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं। पड़ोसी मुल्क चाइना की बात करो ना, जो चाइना है वो मैन्युफैक्चरिंग में हमसे आगे, फिर भी बीजिंग की हवा दिल्ली से कई गुना साफ है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने की पॉलिटिक्स करी जा रही है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एल सल्वाडोर का। एल सल्वाडोर बीच में इसलिए फेमस हुआ था, एक तो इक्वेटर पर आता, दूसरी चीज क्या है, गूगल मैप्स पर आपको दिखाएंगे एडिटर। एल सल्वाडोर जो है, इसके जो अभी करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, आपको दिखाता हूं। ये जो नायब बुकेली हैं, ये बीच में इसलिए ज्यादा फेमस हुए थे क्योंकि इन्होंने बिटकॉइन को अपने देश के अंदर एक लीगल टेंडर बता दिया था, कि लीगलाइज कर दिया था बिटकॉइन को। अब देखो इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया। मैं एल सल्वाडोर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, इनके देश में क्या होता था, बहुत लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था एक्सटॉर्शन के लिए। जैसे मुंबई में हफ्ता होता है ना, अगर दुकान चलानी है, काम चलाना है तो हफ्ता चाहिए वरना गोली मार देंगे। इनके देश में भी ऐसा था कि डराते थे लोगों को कि भाई हर दुकान का रेट फिक्स था, ये कपड़े की दुकान है इससे इतना आएगा, इससे इतना आएगा, और हर गली में गैंग्स बने हुए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2022 के अंदर अपने कंट्री में एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी और 85,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया। 85,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया जो गैंग्स चला रहे थे, गैंग्स के मेंबर्स थे। इनकी कंट्री होमिसाइड में, होमिसाइड और मर्डर में एक फर्क होता है। मर्डर होता है जब मैं या कोई भी आदमी किसी को मारता है और अनलॉफुली मारता है। होमिसाइड में अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी आपने सामने वाले को मार दिया तो वो कंसीडर होता है। तो सारे मर्डर होमिसाइड होते हैं, बट सारे होमिसाइड मर्डर नहीं होते, बस इतना समझा रहा हूं आपको। तो इनकी कंट्री में आप समझो कि एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, इस चीज में ये कंट्री टॉप पर थी। सो इनकी कंट्री के अंदर एक्सटॉर्शन, होमिसाइड्स ये बहुत ज्यादा थे। इन्होंने क्या किया कि मुझे अपने देश की सफाई करनी है। 85,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया।
जब अरेस्ट किया गया, कोई आप लॉयर नहीं कर सकते, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जो बोल रहा है, चीख रहा है, फैमिली मेंबर जो मर्जी बोल रहे हैं, उठाओ। जिसने क्राइम किया उठाओ, और उठा के वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिजन बनाया, उसमें लोगों को रखा। इनकी देश के अंदर होमिसाइड रेट एकदम से गिर गया, उसके साथ साथ FIIs आने लगे, ये बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अपने देश में लाने लगे, टूरिज्म बढ़ा, और ये सब की वजह से देश ने दोबारा प्रॉस्पर करना शुरू करा। और ये आदमी जो प्रेसिडेंट है, सेकेंड टाइम कंसेक्यूटिवली जीते हैं 2024 में 84% वोट से। ये होती है पॉलिटिक्स, कि देश को सफाई करनी है तो कर सकते हो आप, बट इंडिया जैसे देश के अंदर मुझे समझ नहीं आता है किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। यहां पर लोग सेफ है नहीं, हवा सेफ नहीं है, खाना सेफ नहीं है, हमारे देश का आगे होगा क्या यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भगत।